हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 6 का ही। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामर्थ्य तक पढ़ चुके थे, अब हम लोग को पढ़ना है ऊर्जा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा क्या होती है और इसके प्रकार कितने होते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, इतना ही है इस टॉपिक में। ठीक ना, ऊर्जा के बारे में इतना ही है इस लेसन में भी। तो चलिए, ऊर्जा क्या होती है? तो सब लोग परिभाषा जानते हैं ऊर्जा की कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? हम लोग की ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी ऊर्जा की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है? ऊर्जा होती है। हम लोग जानते हैं ना इसे। चलिए, तो ऊर्जा की डिफिनेशन क्या हो गई? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ऊर्जा को मापा कैसे जाता है? तो ऊर्जा क्या होती है, तो इसको मापेंगे कैसे? तो किसी वस्तु पे हम लोग जितना कार्य करते हैं, इसीलिए कहते हैं कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी उस वस्तु पे हम कितना कार्य कर रहे हैं वही उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होती है? संचित हो जाती है। यानी ऊर्जा का जब हम लोग मापन करते हैं, किसके पदों में करते हैं? कार्य के पदों में करते हैं। किसके पदों में? कार्य के पदों में। यानी ऊर्जा का मापन, यानी इसका मापन किसके रूप में होता है? तो कार्य के पदों में। किसके? कार्य के पदों में इसका क्या होता है? मापन होता है। ठीक ना, देखिएगा, कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है भाई, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। यानी जितना कार्य करते हैं उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो कार्य हम लोग की अदिश राशि है, इसका मतलब ऊर्जा भी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इसके यूनिट की बात कर ले, यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना। तो वही कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। जो कार्य का मात्रक होता है वही किसका होगा? ऊर्जा का भी मात्रक होगा। ठीक ना, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं इसके प्रकार ऊर्जा के, कि कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी इसके कितने क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक ना, तो इसको नोट करिएगा, फिर देखते हैं ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा के प्रकार। ठीक ना, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ऊर्जा तो विभिन्न प्रकार की होती है। बहुत सी ऊर्जा होते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यानी बहुत सी ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये बहुत सी ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन हम लोग को इसमें बेसिकली पढ़ना है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। और जो ऊर्जाएं हैं उनके बस बारे में समझना है कि कौन सी ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, उष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बस समझना है। और ज्यादातर समझना है आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में, क्योंकि इसके फार्मूले हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसको सोल्व करेंगे। ठीक ना, तो देखिए ऊर्जा में हम लोग पहला देख रहे हैं किसके बारे में? गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई? गतिज में गति दिख रहा है ना, यानी किसी वस्तु के गति के दौरान उसमें जो ऊर्जा संचित रहती है, यानी गति के दौरान किसी वस्तु में जो ऊर्जा संचित रहती है गति के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा को किससे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और इसका फार्मूला होता है के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, m क्या है? तो द्रव्यमान है उस वस्तु का, और v क्या है? तो वेग है, कि किस वेलोसिटी से वो गति कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर है? गतिज ऊर्जा क्या होती है। इसकी यूनिट की बात कर ले, यूनिट की, तो भाई जो मात्रक होगा क्या बोलते हैं? ऊर्जा का वही में होगा ना, इसका मतलब इसका यूनिट भी क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। m का क्या होगा? कैपिटल M हो जाएगा। v², अरे v है यानी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो अब वहाँ पे भी मीटर L², और t है तो t का भी स्क्वायर होगा, यानी t के -2। यानी जो हम लोग का कार्य का बीमा होता है ना, वही सेम ऊर्जा, भाई जो ऊर्जा होती है वो कार्य पे ही डिपेंड करती है। यानी जितना कार्य करते हैं वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो जो कार्य का डायमेंशन फार्मूला है ml2t-2, वही इसका भी क्या होगा? वही डायमेंशन फार्मूला होगा। ठीक ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु के आकार, स्थिति, ठीक है, तो उसकी स्थिति और आकार में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे ये पेन है, अब मैंने इस पेन को उठा के और यहाँ पे कर दिया, तो इसके स्थिति में परिवर्तन कर दिया ना, यानी यहाँ पे थी अब यहाँ पे ला दिए, तो इसमें यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिए, तो इसमें जो ऊर्जा संचित होगी उसे कहते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ईंट है जमीन पे रखा हुआ है और उसको उठा के कुछ ऊंचाई तक रख दे, तो उसमें क्या आ गई? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। उसमें स्थितिज ऊर्जा एक संचित हो जाएगी, ऊर्जा संचित हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि वहां से यहाँ तक लाने में इसको कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है, इसका पता कैसे लगाएंगे भाई कि इसमें ऊर्जा संचित हो गई है? तो किसी ईंट को कुछ ऊंचाई तक रख लीजिए और किसी टकरे व्यक्ति को इसके नीचे भाई रख के छोड़िए, मालूम चल जाएगा इसमें ऊर्जा संचित हुई है कि नहीं। या कोई ले लीजिए कोई लचीली चीज, ठीक है, और उसको जैसे मान लीजिए कोई स्टिकी है लचीली चीज, और उसको ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए, उसके आकार में परिवर्तन कर दिए और फिर किसी को मतलब किसी के पीठ के, यानी कोई नंगा बैठा हुआ है उसके पीठ के जाके छोड़िए, देखिए उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही कि नहीं, उसमें ऊर्जा है कि नहीं, मालूम चलेगा ना। तो यही स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा कि किसी वस्तु के स्थिति या आकार में परिवर्तन करने के कारण जो उसमें उस ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। और इसको किससे दिखाते हैं? स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं। किससे? U से। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक ना, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो होता है इसका फार्मूला U बराबर क्या होता है? mgh होता है, mgh होता है। m क्या है? तो द्रव्यमान है। g क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, और h क्या है? तो ऊंचाई है। h क्या है? ऊंचाई है, यानी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई तक, जितनी ऊंचाई बढ़ाएंगे उतना ही स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, h घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटता जाएगा। ठीक ना, वैसे सब इस पे निर्भर करेगी। ऐसे इतना क्लियर है? इसका भी यूनिट जूल ही होगा। ठीक ना, डायमेंशनल फार्मूला जो ऊर्जा का होता है, कार्य का होता है, वही होगा। ठीक ना, और कुछ इसमें नहीं। चलिए बस फार्मूला याद करना है। और एक तीसरा है क्या? द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है भाई? तो हमारे एक साइंटिस्ट से आइंस्टीन, ठीक ना, उन्होंने खोज किया था, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिससे हम लोग किसी वस्तु के द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा मिल सकती है इसके बारे में जान सकते थे। ठीक ना, तो उन्होंने दिया था क्या? इक्वेशन दिया था E बराबर mc², जहाँ पे c क्या है? प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। और कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यही होती है ना प्रकाश की चाल। और m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और E क्या है? ऊर्जा है। यानी किसी द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहेंगे? किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, द्रव्यमान के कारण। तो आइंस्टीन ने ये बताया था कि यदि कोई वस्तु है उसका कोई कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा भाई, मैटर है, द्रव्य है, तो उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो उस द्रव्यमान यानी जो भी वस्तु है इसका कुछ द्रव्यमान हो, तो उसमें से मान लीजिए m ही द्रव्यमान हम लोग नष्ट कर रहे हैं, m द्रव्यमान नष्ट कर रहे हैं, तो उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको इसी फार्मूले से उत्पन्न मतलब निकाला जा सकता है कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए मैंने 1 ग्राम शहद खाया या कोई भी वस्तु को खाने वाली चीज, उसका द्रव्यमान मालूम है, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी हम लोग को मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 ही ग्राम हम खाते हैं या 1 किलोग्राम कोई वस्तु खा रहे हैं, ठीक ना, कोई m का मान दिया है कितना? 1 किलोग्राम। ठीक ना, 1 किलोग्राम की कोई वस्तु या 1 ग्राम की कोई वस्तु खा रहे हैं, ठीक है, 1 ग्राम ही कर लीजिए, 1 किलोग्राम कर लीजिए,
कुछ भी खा रहे हैं तो उसे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसी फार्मूले पे रखिए, E बराबर m का मान 1, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा ना। चलिए 1000 अगुड़े C का मान कितना होता है तो 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है। तो कितना 3 गुणे 10 की पावर 8 का स्क्वायर। इसको करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा ना। तो 3 देखिए 10 की पावर इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3, 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -3, ये हो जाएगा 3 के 9 अगुड़े 10 की पावर 8 दूना 16, यानी घात का घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 10 की घात 8 है, इसका घात फिर 2 है तो दोनों गुणा हो जाएगा 8 दूना 16। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणे ये इसका भी आधार बराबर है, इसका भी आधार, घातें जुटेंगी तो एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएंगी। कितना हो जाएगा 16 में से 3 गया 13, यानी 10 घात 13। यानी 1 ग्राम किसी वस्तु को हम लोग खा रहे हैं, कोई भी चीज हो, तो उससे कितना हम लोग को ऊष्मा मिलेगी तो 9 गुणे 10 की पावर 13 जूल की ऊष्मा क्या होगी हम लोग को मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा नहीं ऊर्जा मिलेगी, ठीक ना। तो आइंस्टीन ने ये फार्मूला दिया था कि हम लोग द्रव्यमान से ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं कि किसी वस्तु का इतना द्रव्यमान है तो उससे कितनी ऊर्जा मिल सकती है हम लोग को, ठीक है। चलिए आप लोग को स्क्रीन पे कुछ और ऊर्जाएं दिखाई दे रहा है, ऊर्जा के प्रकार दिखाई दे रहा है, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे यांत्रिक ऊर्जा दिख रहा है, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब दिख रहा है ना। आप इसको बस पढ़ जाइए, ठीक ना। इसके बारे में आपसे न्यूमेरिकल्स भी नहीं पूछेगा या कुछ पूछने वाला नहीं है, नहीं तो पूछता तो जरूर इसके बारे में डिटेल देता, ठीक ना। तो बस आप इसको पढ़ जाइए। फिर हम लोग देखते हैं क्या ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है। क्या देखते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, तो इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे, तो चलिए इसको नोट करिए। चलिए तो हम लोग का टॉपिक है ऊर्जा, लास्ट टॉपिक है, ठीक ना, ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है भाई, तो ऊर्जा संरक्षण नियम यही कहता है कि जो ऊर्जा होती है ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं तो इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है पृथ्वी से की ऊंचाई से कुछ ऊंचाई से नीचे गिराया जा रहा है, तो उसमें भाई दोनों ऊर्जाएं होंगी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हर बिंदु पे जो उनका योग होता है वो नियत होता है, ठीक ना। तो जब वो पृथ्वी से टकराएगी तो जो उसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या होगी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यानी जो उसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है अब वो प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा यानी दूसरी ऊर्जाओं के रूप में क्या हो जाएगी बदल जाती है, ठीक ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं, ठीक है। यानी ऊर्जा जो होती है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक ना। तो यही है बस आपका अंतिम टॉपिक ऊर्जा संरक्षण नियम ही, ठीक है। अब क्या है कि जो हाँ कुछ आप लोग के महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस लेसन के, और एक सारणी है तो वो तो सारे फार्मूला आप लोग जानते ही हैं। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य इसको पढ़ जाइए आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दिया जा रहा है, इसको बस आप लोग पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक ना। थोड़ा ये ऑप्शनल में पूछ सकता है या आपको क्विक रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य दिया जाता है कि क्विक रिवीजन हो जाए पूरे लेसन का, ठीक है, कि ये पूरा लेसन का निचोड़ होता है महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, ठीक ना। तो चलिए इसको पढ़ लिए तो हम लोग शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इसका, कह रहा है कि किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है, इसका तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक इंजन है जिसका सामर्थ्य, ठीक है, जिसका सामर्थ्य कितना है एक अश्व शक्ति है, एक अश्व शक्ति है, ठीक है,
एक अश्वशक्ति है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा है सामर्थ्य P बराबर क्या पढ़ा है? W/T। P का ही मान दे दिया कितना? एक अश्वशक्ति, एक HP, एक हॉर्स पावर, W/T। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट, 746 वाट। ठीक है, इसका तात्पर्य यही है सामर्थ्य क्या होता है? कार्य करने की दर ही सामर्थ्य कहलाती है ना। यानी जो उस इंजन की कार्य करने की जो दर है वो कितनी है? कार्य करने की जो दर है वो कितनी है? 746 है। कितनी है? 746 जूल प्रति सेकेंड। कार्य का मात्रक जूल, टी का मतलब समय का मात्रक सेकेंड। यानी सामर्थ्य बराबर होता है कार्य करने की दर, वही होती है ना। तो जिसका मान दिया है 1 HP यानी 746, तो जो उस इंजन की कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की जो दर है वो कितनी है? 746 जूल प्रति सेकेंड है। इसका तात्पर्य यही है ना। तो चलिए ऑप्शन देखें, ऑप्शन मिलाइए। इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करेगा? नहीं भाई, इंजन द्वारा किए गए कार्य करने की दर जो है 746 जूल प्रति सेकेंड है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। बात सबको समझ में आई? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक घोड़ा 2 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? F का मान दिया है 20 न्यूटन। कितना दूर खींचता है? S का मान दिया है 5 मीटर, यही दिया है ना, 5 मीटर। तो किया गया कार्य क्या होगा? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणते बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है? 20 गुणे विस्थापन कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 यानी 100 जूल कार्य कर, यानी 100 जूल का कार्य करेगा वो घोड़ा। ठीक है, कितने जूल का? 100 जूल का। चलिए ऑप्शन की बात करें, 100 जूल, ऑप्शन 100 जूल नहीं यही दिया है, 20 गुणे 5, 20 गुणे 5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, 20 गुणे 5 का क्या करेगा वो घोड़ा? कार्य करेगा। सबको समझ में आया? चलिए, बहुत छोटे छोटे हैं, चलिए देखें, फिर आगे थोड़ा कुछ मिलेगा इंटरेस्टिंग। पहले इधर तो कुछ छोटे छोटे ही मिलेंगे। देखिए तीसरा भी बहुत ही सिंपल है। कह रहा है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है। वस्तु द्वारा किए गए कार्य की गणना होगी। आप ऐसे ही मार सकते हैं, बल कितना लग रहा है? 7 न्यूटन का। विस्थापन कितना हो रहा है? 8 मीटर का। यानी ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 7 56। यानी जो तीसरे का होगा कितने कार्य होगा? 8 गुणे 7 यानी 56। कितना होगा? 56 जूल। ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा है भाई ऑप्शन? तीसरे का 56, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, मजा आ रहा है? सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, नोट करते रहिए और फिर हम लोग आगे भी देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी सिंपल है। कह रहा है कि एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 60 अंश के कोण पर 20 मीटर विस्थापित होती है। तो कार्य की गणना कीजिए। ये भी बहुत ही आसान है। आपका जो चौथा है बहुत ही आसान है। क्या है? F का मान दिया है कितना? 20 न्यूटन। सॉरी देख ले एक बार। F का मान दिया है 40 न्यूटन, थीटा का मान दिया है 60 और विस्थापन दिया है 20। ठीक ना, यानी F का मान दिया है 40 न्यूटन, थीटा का मान दिया है कितना? 60 अंश और जो S है वो कितना है? 20 है। तो भाई हम लोग कार्य का फार्मूला पढ़े, यानी जब कोई वस्तु जो बल लगा रहे हैं उसे थीटा कोण पे विस्थापित होती है तो हम लोग का फार्मूला कार्य का होता है W बराबर Fs cos थीटा। F का मान दिया है कितना? 40, S का मान कितना दिया है? 20, थीटा का मान कितना दिया है? 60। क्या हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे 4 दूना 8 यानी 800 और का 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400 जूल। कितना हो जाएगा? 400 जूल। यानी जो कार्य होगा हम लोग का कितना होगा? 400 जूल का। तो ऑप्शन की बात कर ले चौथे का, तो 400 आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, अच्छा है ना? अच्छा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा
और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। फिर हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, इन सबको नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए देखते हैं पांचवा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा यानी के का मान कितना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो जो उसका संवेग होगा वो कितना हो जाएगा। तो पहले तो भाई इसके बीच हम लोग को रिलेशन पता होगा, तभी तो इनके बीच हम लोग कंडीशन रख सकते हैं कि इसको इतना करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो रिलेशन निकालते हैं। तो हम लोग को पता है क्या, के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है, और p बराबर क्या होता है, तो mv होता है। सबको पता है इतना। देखिए इस वाले फार्मूले में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इस वाले फार्मूले को लिख सकते हैं हम लोग k बराबर 1/2m, और लिख सकते हैं इसको mv² लिख सकते हैं कि नहीं, समझ पाए इससे। देखिए इसका मतलब यही होगा ना, k बराबर 1/2m² का मतलब दोनों पे आएगा, यानी m² और v²। तो m से एक m कट जाएगा, यानी 1/2 mv² हो जाएगा ना, यही फार्मूला आ जाएगा ना, कुछ चेंजेस आएगा नहीं आएगा। तो चलिए इतना हो गया। हम लोग का यही होता है ना संवेग, तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1/2m, इसके जगह पे p रख दीजिए तो p², या निकालेंगे और p का मान, तो p² बराबर कितना हो जाएगा, 2m k, या p बराबर निकाले तो √2m k हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो चलिए हम लोग का जो समीकरण है एक बन जाएगा फर्स्ट कंडीशन के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए शुरू में गतिज ऊर्जा हम लोग इकाई मानते हैं, एक मानते हैं, तो उस समय हम लोग की जो संवेग होगा इतना होगा, यानी p बराबर √2m k होगा, इतना होगा। यदि हम लोग k को 4 गुना कर दें, k को 4 गुना कर दे तब इसका संवेग कितना होगा, तो उसको मान लेते हैं p', तो p' बराबर कितना हो जाएगा, √2m, जो k है वो कितना गुना हो गई, 4 गुना हो गई। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। m बराबर, अरे p' बराबर लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल होगा 2, इसका तो नहीं होगा, तो 2m k, या p' बराबर क्या हो जाएगा 2, ये किसका मान है, p का ये मान है ना, यानी p, यानी जो संवेग होगा वो जो प्रारंभ में संवेग होगा उसका कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी गतिज ऊर्जा को 4 गुना करेंगे तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, 2 गुना। यानी शुरू में यदि गतिज ऊर्जा को इकाई मान रहे तो हम लोग को इतना मिल रहा है ना, संवेग इतना मिल रहा है, गतिज ऊर्जा को इकाई कर रहे हैं, जब इसको 4 गुना कर रहे हैं तो संवेग कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, पहले वाले संवेग से कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक ना। तो यही है आपका, यहीं पे आपका मिल गया आंसर, कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन की बात कर ले पांचवे का, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा 2 गुना, 2 से ऑप्शन नंबर बी, दूसरे पे बी होता है ना। चलिए सबको समझ में आया होगा, ये इसको नोट कर लीजिएगा, ये दोनों में क्या है, संबंध है, ठीक ना, p² बराबर 2m k, ठीक है। और कैसे निकालें ये भी आप लोग देख चुके। चलिए अच्छी बात है। फिर हम लोग देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर बताते हैं उसको। देखिए 6वां कह रहा है कि एक r त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्र बल द्वारा कुल कार्य होगा। वृत्त की बात आ रही भाई, ये तो सब लोग मार देंगे अभी। जस्ट वृत्त पर कोई पिंड क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है भाई, जो W होता है वो क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि जो बल लगता है इस पे अभिकेंद्र बल वो त्रिज्या के यानी इस पे केंद्र की तरफ लगता है। इसमें विस्थापन स्पर्शी रेखा की दिशा यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, यानी थीटा कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। उस समय हम लोग का कार्य कितना होता है, 0 होता है। यानी कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पे गति करेगी तो आपको याद रखना है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो 6वें का ऑप्शन आप लोग मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात सबको समझ में आई।
चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं। दो वस्तुओं का संवेग क्या है? समान है। ठीक है, यदि उनके द्रव्यमान m1 व m2 हो तथा गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 व k2 हो तो उनमें यानी अनुपात निकालना है k2/k1 में। किस में निकालना है? k2/k1 में अनुपात निकालना है। तो दो वस्तुओं का जो संवेग है वो क्या है? समान है। यानी इसका मतलब P बराबर, मान लीजिए कोई P डैश है, यानी एक वस्तु का, दो वस्तु है तो एक का संवेग P है, एक दूसरे का P डैश है, लेकिन दोनों क्या है? समान है। ठीक है, तो पूछ रहे गतिज ऊर्जा में संबंध। तो P बराबर हम लोगों ने निकाला है क्या? √2m k बराबर क्या हो जाएगा? इधर द्रव्यमान m1 और गतिज ऊर्जा पहले के लिए जैसे मान लीजिए P1 P2, मान लीजिए P1 P2, यानी ये पहला वस्तु का संवेग है दूसरे वस्तु का, लेकिन दोनों क्या है? बराबर है। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। तो पहले का क्या हो जाएगा? 2m1 k1, द्रव्यमान भाई इसका m1 k1 रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? 2m2 k2 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2m1 k1 बराबर क्या हो जाएगा? 2m2 k2 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए 2 से 2 कट जाएगा। हम लोग को k2/k1 लाना है ना। k2/k1 का मान कितना हो गया? यही पूछा है ना। तो चलिए भाई k2 इधर है तो क्या हो जाएगा? ये k1 जाके इधर इसके बटे में लगेगा ना, तो k2/k1 बराबर इधर क्या बचा है? m1। ये m2 गुणा में, तो इसके आके क्या हो जाएगा? बटे में, यानी m1/m2। यानी जो k2/k1 का मान निकल के आया कितना आया? m1/m2। सबको समझ में आया ना कहाँ से किए? मैंने कहा ना कि ये फार्मूला यूज होगा। अभी 5वें सवाल में किए, निकाले थे ना P और K में संबंध, P और K में संबंध। यही P बराबर इतना होता है ना 2m के अंडर रूट में। तो जैसे P1 के लिए ये m1 हो जाएगा, K1 हो जाएगा, P2 के लिए m2 K2 हो जाएगा। बस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी, क्योंकि करनी का जब वर्ग करते हैं तो करनी हट जाती है। और कैसे हट जाती है भी बता दें। देखिए कोई भी वस्तु है, अरे कोई भी अंक है, यदि उसका घात है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x घात 1/2। यानी यहाँ पे यदि ये वर्गमूल है तो 2 लगेगा, यदि यही घनमूल है तो इसके बटे में 3 लगेगा, चतुर्मूल होगा तो x का पावर 1/4 ऐसे लगेगा। इसी का हम लोग स्क्वायर करें, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर। अब मालूम है कि घात का घात होता है तो घातों का गुणा होता है, तो हो जाएगा इतना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x पावर 1 बराबर x। यानी क्या हुई? करनी हट गई। बस जो करनी में मान था वहीं आया ना। तो वैसे ही वर्क करने पे करनी हट जाती है। और यहाँ से हम लोग को k2/k1 का मान निकालना है, तो सब पक्षांतर करेंगे तो ये m1/m2 आएगा। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले। m1/m2 k2/k1 क्या होगा? किसके बराबर होगा? m1/m2 के। तो ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है। कौन सा? ए। बात सबको समझ में आई होगी? नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन जो कि थोड़ा लॉजिकल है। ठीक है, तो नोट करिए इसे, फिर देखते हैं 8वां। चलिए देखते हैं 8वां क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस क्षण उसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जा क्रमशः होंगी। ठीक है, यानी मान लीजिए पृथ्वी तल है। ठीक है, क्या ये पृथ्वी तल है और इससे 25 मीटर की ऊंचाई पे, कितना? 25 मीटर की ऊंचाई पे क्या है? एक पिंड है यहाँ पे, और इसको स्वतंत्रतापूर्वक इस पृथ्वी की तरफ छोड़ा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इससे 4 मीटर की ऊंचाई पे, 4 मीटर की ऊंचाई पे, यानी यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, क्या? स्थितिज ऊर्जा
वो कितनी होंगी, वो उनका मान कितना होगा, दोनों का यही पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि जो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, हम लोगों ने ऊर्जा संरक्षण के नियम में मैंने बताया कि जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है वो हर पॉइंट पे उनका मान यानी उनका जो योग होता है नियत होता है, कांस्टेंट होता है, यानी जो उसकी कुल ऊर्जा होती है वो हर बिंदु पे समान होती है, उतनी होती है। यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक यानी इस ऊंचाई पर है ये वस्तु, तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी कितनी होगी, ई कितनी होगी, तो कितनी होगी mgh प्लस 1/2 mv² होगी, यही होगी ना। लेकिन यहाँ पे है तो इसका मतलब इससे ऊंचाई पे यहाँ पे लेके एक वस्तु ऐसे रोके हैं, यहाँ पे ऐसे रोके हुए हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होगी ना। उसके बाद छोड़ेंगे तब ना इसमें गति भी होगा और उसके साथ स्थितिज ऊर्जा भी हो, यानी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन हर बिंदु पे दोनों का योग जो होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इसका मान 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस समय जो वस्तु है विराम में है, यानी सिर्फ इसमें स्थितिज ऊर्जा है। तो कितना होगा यहाँ पे mgh, तो m कितना है 1 किलोग्राम का, g कितना रखते हैं भाई 10, h कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 250। यानी यहाँ पे जो इस बिंदु पे जो है कुल ऊर्जा कितनी आई है 250। तो यहाँ पे भी जब इस इतने की पूछ रहा है ना, यहाँ पे भी जो E होगी यानी जो कुल ऊर्जा होगी वो कितना होगी 2500 E होगी। ठीक है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए भाई यहाँ तो हम लोग ऊंचाई दिया है, H का मान दिया है और M का भी मान दिया है, G का ऑलरेडी हम लोग को 10 रखना है। ठीक है, सबको पता है G का मान तो पता है। तो 4 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, कितना, यानी 4 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निकालना है। ठीक ना, तो 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा U कितना होगा, तो mgh, m का मान 1, g का मान 10, h का मान 4, तो कितना आ गया 40 जूल। U का मान आ गया, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ गया 40 जूल। अब हम लोग को निकालना है गतिज ऊर्जा का मान 4 मीटर की ऊंचाई पे ही। तो यहाँ पे भी तो कुल ऊर्जा जो होगी वो कांस्टेंट होगी यानी नियत होगी, यानी कुल ऊर्जा के बराबर होगी। तो वहां पे कितना हो जाएगा, E बराबर वही क्या U प्लस K, हम लोग को K निकालना है। U पता कर लिए, 4 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग पता कर लिए कितना है 40 है, और E हम निकाल चुके हैं पूरा कितना 250, यानी हर बिंदु पे जो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा वो नियत होगा। और कितना होगा तो 250, क्योंकि यहाँ पे निकाल चुके हैं कि इतना इसमें टोटल एनर्जी है, तो हर बिंदु पे एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो इतना पे पूछ रहा है, इसका मतलब 200 जो 50 होगा वो U प्लस K के बराबर होगा। U का मान हम लोग ने 40 निकाल रखा है 4 मीटर की ऊंचाई पे, तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं आसानी से। पक्षांतर कर दीजिए तो K बराबर हो जाएगा 250 माइनस 40, यानी K बराबर 210, यानी K का मान आ गया, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का मान आ गया कितना 210 इतना जूल। ठीक है, इतना जूल आ गया। तो 4 मीटर की ऊंचाई पे जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी 210 जूल, और स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 40 जूल। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया यहीं पे। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले, तो गतिज व स्थितिज ऊर्जा यानी 210 और 40, कौन ऑप्शन दिया है 210 और 40, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी जो 8वां है इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है, ये इसका सोल्यूशन है। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, ठीक ना। जो भी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा घटती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन इसके योग यानी इन दोनों ऊर्जाओं का योग जो होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम से। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं 9वां क्या है। बस कह रहा है कार्य की केवल दिशा होती है, केवल परिमाण होता है, न तो दिशा होती है न तो परिमाण होता है, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो भाई कार्य अदिश राशि है,
कार्य क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो कार्य में क्या होगा भाई, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। ठीक है, तो केवल परिमाण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 9वां है उसका ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही करेक्ट हो गया, क्या, बी। ठीक है, कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ये नहीं कि हमने पूरब की दिशा में 50 जूल का कार्य किया या हमने ऊपर की दिशा में इतना जूल, यानी दिशा इसमें नहीं होती है। कार्य एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि की दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, और फिर अगले वीडियो में मिल लेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं 10वां। देखिएगा 10वां क्या कह रहा है। 10वां यही कह रहा है कि एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, अपने साथ 10 किलोग्राम का बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर की ऊंचाई पर छत पर 1 मिनट में पहुंच जाता है, चढ़ जाता है, तो लड़के की सामर्थ्य है। सामर्थ्य पूछ रहे, तो द्रव्यमान दिया है भाई, एक लड़का का द्रव्यमान दिया है, एक बक्से का, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जो लड़का है बॉय, एम बॉय प्लस एम जो भी मान लेते, बक्सा है तो बक्से बॉक्स, वो भी एम मान लीजिए, एम बॉक्स लिख दे रहे हैं, ठीक ना, एम बॉय प्लस एम बॉक्स, ये टोटल द्रव्यमान होगा। तो लड़के कितना है 50 धन बक्से का 10, यानी 60 किलोग्राम का वस्तु है एम। और वो जो लड़का है एच, यानी एच का मान दिया है 10 मीटर ऊंचाई पर, सीढ़ी की ऊंचाई पर, समय दिया है टी बराबर कि 1 मिनट में पहुंच जाता है, यही कह रहे हैं ना, हाँ 1 मिनट में पहुंच रहा है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में पहुंच जा रहा है, तो उसके द्वारा उसका जो सामर्थ्य है कितना है, सामर्थ्य, पी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है पी बराबर क्या होता है, W/T होता है, और ये भी पता है कि W बराबर क्या होता है भाई, H आ गई ना। अब वो कुछ ऊंचाई पे ले जा रहा है, तो जो ऊंचाई पे कार्य करेगा वहीं उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगी, यानी जो ऊर्जा होगी वहीं कार्य होगा, कार्य यानी ऊर्जा। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, mgh/T, ये हो गया फार्मूला। तो m का मान कितना है 60, g का मान 10 रखते हैं, h का मान कितना है 10 ही है ना, हाँ 10 मीटर। अब t का मान कितना है, तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, यानी 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो गया। तो ऑप्शन की बात कर ले, तो ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसका मतलब हम लोग का जो जी का मान रखना है वो 10 नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि 10 रखेंगे तो इतना आ ही नहीं रहा है ऑप्शन, इसका मतलब जो जी का मान है वो 9.8 रखिए भाई, अब आप लोग 9.8। तो अब चलिए ये कट जाएगा, अब गुणा करेंगे तो दशमलव का स्थान पे तो 0 काट ही देगा, यानी 98 हो जाएगा, 98 वाट, सामर्थ्य का मात्रक वाट, यानी जो उस लड़के की जो सामर्थ्य है वो कितना है 98 वाट। अब ऑप्शन की बात करें तो 98 वाट, ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। बात आपको समझ में आई। तो जी की थोड़ी वैल्यू ऐसे 9.8 या 10 रखते हैं, तो आपको एक तो क्वेश्चन में बता देता है कि जी का मान इतना रखना है, जब नहीं बताता है तब कंफ्यूजन होता है, तो वो आंसर देखने के बाद क्लियर होता है कि 10 रखना है कि 9.8 रखना है। ठीक है, लेकिन ऐसे तो जब ऊंचाई पे जाते हैं तो 10 ही रखते हैं, ठीक है, और जब नीचे जाते हैं तो 9.8 रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे 9.8 रखा था, तो चलिए वहीं रखते हैं और सॉल्व करें, तो कितना है 98 वाट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आया गया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम लोग जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे नए नए उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।